Hello student, welcome back in lecture. Last lecture में we have started new topic moment and locomotion. Actually this topic is divided into two parts. One part is skeleton system which we have already completed. Now in this section we are going to start next part, that is the muscular system. तो इसमें हम करेंगे मस्कुलर सिस्टम, मसल्स के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि हमने लास्ट लेक्चर में नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो करते हैं पहला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग एंड मार्क द करेक्ट। आपको यहाँ मैच करना है, कौन किससे मैच है, फास्ट मसल्स फाइबर, स्लो मसल फाइबर, एक्टिन फिलामेंट और सार्कोमियर। आप जानते हैं ना स्केलेटल मसल्स फाइबर दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं रेड वाले, एक होते हैं व्हाइट वाले। और आपको ये भी पता होगा जो व्हाइट वाले होते हैं वो फास्ट होते हैं, वो बहुत जल्दी क्विक एक्शन दिखाते हैं। जो व्हाइट वाले हैं वो बहुत जल्दी क्विक जो है रेस्पॉन्स दिखाते हैं, लेकिन जल्दी ही उसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है, तो जल्दी ही वो फैटिग में चले जाते हैं, जल्दी ही उसमें क्या होती है, थकान हो जाती है। तो जब मसल्स काम करना बंद कर देती है तो उसे हम मसल्स फैटिग कहते हैं। ऐसा तब होता है जब हमारी मसल्स जो है कुछ ज्यादा ही काम करती है और बिना ऑक्सीजन के उसको कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ता है। तो फास्ट मसल्स व्हाइट मसल्स होती हैं और उसमें क्योंकि लैक्टिक एसिड बन जाता है तो ये आ गया इसका आंसर ये। ठीक है, चलिए एक होती है रेड मसल्स। आप जानते हैं रेड मसल्स होती हैं, रेड मसल्स में एक पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं मायोग्लोबिन कहते हैं। और ये रेड मसल्स जो हैं इसे कहते हैं स्लो मसल्स कहते हैं, क्योंकि ये काम तो करती रहती है, काफी लॉन्ग टर्म तक ये काम करती रहती है, लेकिन ये काम थोड़ा स्लो करती है, थोड़ा स्लो काम करती है और जल्दी से ये फैटिग नहीं होती है। तो स्लो मसल्स फाइबर कौन से होंगे बेटा, स्लो मसल्स फाइबर होंगे मायोग्लोबिन। एक्चुअली रेड मसल्स होगा और आप जानते हैं रेड कलर क्यों होगा, मायोग्लोबिन की वजह से होगा। एक्टिन फिलामेंट, ठीक है, आप जानते हैं एक्टिन फिलामेंट आप जानते हैं वो आई बैंड के अंदर होते हैं। दो टाइप के हम रोड देखते हैं ना, एक एक्टिन फिलामेंट देखते हैं, एक मायोसिन देखते हैं। एक्टिन को हम सेकेंडरी कहते हैं, मायोसिन को हम प्राइमरी कहते हैं। एक्टिन थिन होते हैं, एक्टिन प्रोटीन से बनते हैं, जबकि मायोसिन थिक होते हैं और मायोसिन प्रोटीन से बनते हैं। यहाँ एक बात और याद करनी है, मायोसिन प्रोटीन के पास में होती है एटीपीएज एक्टिविटी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में है कि भाई जो एटीपीएज एक्टिविटी है बताइए वो किसके पास है, तो आप क्या आंसर देंगे, मायोसिन के पास होती है। तो फिलहाल हम बात करेंगे एक्टिन फिलामेंट बेटा कहाँ होते हैं, लाइट बैंड में होते हैं और लाइट बैंड को हम आई बैंड कहते हैं। तो यहाँ पे आ गया सार्कोमियर। सार्कोमियर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप जानते हैं मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की यूनिट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज सार्कोमियर। और सार्कोमियर बेटा क्या होता है, मायोफाइब्रिल में जो दो जेड लाइन होती हैं उनके बीच का जो पार्ट है मायोफाइब्रिल्स का, उसको कहते हैं हम सार्कोमियर। और सार्कोमियर ही जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन की यूनिट है। तो यहाँ पे हम ये इसको मैच कर देंगे कॉन्टैक्ट यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, इसमें से बताइए कौन सा जो है स्टेटमेंट करेक्ट है। हार्ट मसल्स आर स्ट्राइडेड एंड वॉलंटरी, द मसल्स ऑफ हैंड्स एंड लेग्स आर स्ट्राइडेड एंड वॉलंटरी, द मसल्स लोकेटेड इन द इनर वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर स्ट्राइडेड एंड इनवॉलंटरी, और मसल्स लोकेटेड इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट आर अनस्ट्राइडेड एंड द इनवॉलंटरी। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो थोड़ा अच्छा, बहुत अच्छा बना दिया है यहाँ पर। आप जानते हैं तीन टाइप की मसल्स हैं भाई, कौन कौन सी, एक होती है स्केलेटल मसल्स होती हैं जो वॉलंटरी होती हैं, उसमें ऑल्टरनेट लाइट और डार्क कलर के बैंड होते हैं, इसीलिए उसको स्ट्राइडेड कहते हैं। और उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं जिसको हम सिनोसिटिक कंडीशन कहते हैं। वहीं जो दूसरी कंडीशन है बेटा, एक मसल्स होती हैं स्पिंडोसेट, उन्हें हम स्मूथ मसल या इनवॉलंटरी कहते हैं और उसमें जो है ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट कलर के बैंड नहीं दिखाई पड़ते। इन्वॉलंटरी का मतलब है वो हमारी विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करती हैं,
वहीं एक मसल्स होती हैं हार्ट के अंदर जिसको हम कार्डियक मसल्स कहते हैं, और इसके कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो स्केलेटन की तरह है क्योंकि ये स्ट्राइटेड होती है, और कुछ कैरेक्टर इसके इमोलेंट्री की तरह हैं, स्मूथ मसल की तरह, क्योंकि ये हमारी विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करती है। तो हमें सही चॉइस देखनी है। देखते क्या है, इनकरेक्ट देखना है, इनकरेक्ट। अच्छा, इसमें हमने जो है वो ढूंढना है जो इनकरेक्ट होता है। देखते हैं, हार्ट मसल आर स्टार्टेड एंड वॉलंटरी, ये तो ठीक है बेटा, लेकिन हमें ठीक नहीं ढूंढना है, हमें तो रॉन्ग ढूंढना है। द मसल्स ऑफ हैंड्स एंड लेग्स आर स्टार्टेड एंड वॉलंटरी, ये बात सही भी है। हम अपने जो हैंड्स और लेग्स हैं उसको अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग चला सकते हैं, कोई बात नहीं, तो ये बात ये भी सही है। द मसल्स आर लोकेटेड इन द इनर वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर स्ट्राइटेड एंड इनवॉलंटरी। देखिए इनवॉलंटरी तो बात ठीक है, लेकिन ये वो स्टार्टेड नहीं होती, तो बेटा ये ओवरऑल जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग ही हो गया है, ठीक है। तो यही रॉन्ग है और यही आंसर है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर सी आ गया है, यही रॉन्ग है और वो रॉन्ग ही पूछ रहा है, तो ये रॉन्ग हुआ और यही इसका जो है आंसर आ गया है। इसको भी देख लेते हैं, मसल्स लोकेटेड इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट आर अनस्ट्रेटेड एंड वॉलंटरी। हाँ ये बात ठीक है, ठीक है, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। वो स्मूथ मसल्स है, अनस्ट्रेटेड है और वॉलंटरी है, ये बात भी ठीक है, लेकिन हमने ठीक नहीं बताना, हमने तो रॉन्ग बताना है, तो रॉन्ग आगे सी आ गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मूथ मसल्स फाइबर आर, ये एक तरह से वही क्वेश्चन आ गया। देखिए आप जानते हैं स्मूथ मसल फाइबर कैसे होते हैं, बताइए। देखिए स्मूथ मसल फाइबर ऐसे होते हैं, ये स्पिंडल शेप हुआ, इसमें एक ही न्यूक्लियस होता है और इसमें ऑल्टरनेट डार्क और लाइट कलर के बैंड नहीं होते हैं। तो ये वाली मसल स्मूथ मसल्स हैं। देखते हैं क्या है, स्मूथ मसल्स फाइबर आर सिलिंड्रिकल, अनब्रांच तो है, स्ट्राइटेड नहीं है, मल्टी न्यूक्लियर भी नहीं है, ये तो गलत हो गया, और वॉलंटरी तो वो हो ही नहीं सकते, तो बेटा ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया है। बी, स्पिंडल शेप, अनब्रांच, नॉन स्ट्राइटेड, यूनिन्यूक्लिएटेड एंड इनवॉलंटरी, तो बस यही हमारा आंसर आ गया है। यहाँ से देख रहे हैं आप, तो स्मूथ मसल्स कैसी होती हैं, स्पिंडल शेप होती है, अनब्रांच है, देखो हमने बना के दिखाई, अनब्रांच है, नॉन स्टार्टेड है, यूनिन्यूक्लिएटेड है और इनवॉलंटरी, तो बेटा ये आंसर आ गया। फिर देखते हैं, सिलिंड्रिकल तो नहीं होगी, अनब्रांच होगी, नॉन स्टार्टेड होगी, लेकिन मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं होगी, इनवॉलंटरी होगी, लेकिन ओवरऑल स्टेटमेंट रॉन्ग ही हो जाएगा। स्पिंडल शेप होगी, अनब्रांच होगी, स्टार्टेड नहीं होगी, यूनिन्यूक्लिएटेड होगी, वॉलंटरी नहीं होंगी, तो फिर क्या होगा, ये ओवरऑल स्टेटमेंट बेटा ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statement about the molecular arrangement of actin in myofibril is incorrect? आप जानते हैं मायोफाइल में दो टाइप के जो है फिलामेंट होते हैं, एक एक्टिन होते हैं, एक्टिन को हम कहते हैं थिन फिलामेंट, एक होते हैं मायोसिन, उनको कहते हैं थिक फिलामेंट कहते हैं। और आपने इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखा था ना एक्टिन का, याद है आपको? एक्टिन में क्या होते हैं बेटा, वो दो होते हैं एफ एक्टिन जो एक दूसरे पर हेलिकली ट्विस्टेड होते हैं, ठीक है, तो उन्हें कहते हैं हम एफ एक्टिन। एफ का मतलब यहाँ बेटा फिलामेंटस है। अब अगर हम एक फिलामेंट को देखें तो उसमें गोल गोल प्रोटीन होती है ना, गोल गोल लगी रहती है, उसे हम कहते हैं बेटा जी एक्टिन कहते हैं, ठीक है। और इस एफ एक्टिन के साथ साथ जो है पैरेलल दो अलग से मसल्स फाइबर आपस में ट्विस्टेड चलते हैं, उसे टोपोमाइसिन कहते हैं बेटा। और बीच बीच में एक दूसरी प्रोटीन लगी रहती है, उसे टोपोनिन कहते हैं। तो बता दो कौन सा इसमें आंसर ठीक आ रहा है बेटा, बताओ। Which of the following statement about molecular arrangement of actin in myofibril is incorrect पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है। तो जब देखते हैं, मैंने बता दिया आपको, देखिए ईच एक्टिन जो कि थिन है फिलामेंट इज मेड अप ऑफ 2F, F का मतलब यहाँ फिलामेंटस सही है, 2 फिलामेंटस एक्टिन हेलिकली वुंड टू ईच अदर, जो कि हेलिकली वुंड मतलब हेलिकली एक दूसरे के ऊपर लगी हुई है। फिर क्या पूछा, ईच एफ एक्टिन इज पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक जी ग्लोबुलर प्रोटीन, हाँ ये बात भी ठीक है ना, वो याद होगा आपके गोल गोल प्रोटीन लगी रहती है वहां पर, ये बात भी ठीक है बेटा। सी
सी हमारे पास में है, सी क्या है, ए कॉम्प्लेक्स प्रोटीन इज कॉल्ड ट्रोपोनिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट द रेगुलर इंटरवल। ये भी ठीक है बेटा, सारे ठीक हो गए, तो वो तो गलत पूछा है, तो क्या आंसर होगा? क्या ए बी रॉन्ग है? क्या 3 रॉन्ग है, 4 रॉन्ग है या नन? बताइए क्या आंसर आएगा। तो बेटा इसका आंसर नन ऑफ द आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया? इसका आंसर आ गया नन ऑफ द, क्योंकि तीनों के तीनों मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, एनसीईआरटी में भी हैं, तीनों के तीनों ठीक हैं। तो इसका आंसर बेटा क्या आ गया? इसका आंसर यहाँ पर डेल्टा आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कौन सी बात आपको ठीक लग रही है? ए बैंड इज मेड अप ऑफ थिक मायोसिन फिलामेंट। हाँ ये तो बात ठीक है भाई, ठीक है। एच जोन इज प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ द ए बैंड। हाँ ये बात भी ठीक है बेटा। एक्टिन एंड मायोसिन आर पॉलीमरस प्रोटीन विद कॉन्ट्रैक्टिलिटी। ये भी ठीक है। तो इसका आंसर बेटा ऑल ऑफ द अबव आ गया, ठीक है। आप जानते हैं ना, अगर आप जो है सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको पता चलेगा उसमें क्या है बेटा, उसमें अल्टरनेट डार्क एंड लाइट कलर के बैंड है। तो मेरी बात आप ध्यान सुना, जो लाइट कलर के बैंड होते हैं बेटा उनको हम कहते हैं आई बैंड। आई का मतलब यहाँ पर होता है आइसोट्रोपिक, और आई बैंड कहने को लाइट बैंड है, लेकिन उसके सेंटर में एक डार्क एरिया होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम जेड लाइन कहते हैं। और जो जेड लाइन के बीच का जो एरिया है उसको हम सार्कोमेयर कहते हैं। ऐसे ही अगर हम बेटा डार्क बैंड की बात करें तो डार्क बैंड को हम क्या कहते हैं बेटा? डार्क बैंड को हम कहते हैं ए बैंड कहते हैं। ए फॉर यहाँ पर क्या है? एनाइसोट्रॉपिक है। और ए बैंड के सेंटर में एक लाइट एरिया होता है ना, डायग्राम याद होगा आपको। तो डार्क बैंड के सेंटर में एक लाइट एरिया है, उसे हम कहते हैं एच जोन कहते हैं बेटा। और दो जेड लाइन के बीच का पार्ट बेटा क्या बन जाता है? वो सार्कोमेयर बन जाता है। तो ठीक है, तो ऐसे आपने याद करना है बेटा। हाँ तो बेटा इस चैप्टर से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, कि भाई मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे होती है। जरा इसको आप सुनिए, देखिए मसल का कॉन्ट्रैक्शन होने का जो मेथड है उसको 2 साइंटिस्ट थे, उनका नाम था हक्सले एंड हक्सले। समय में हक्सले एंड हक्सले ने समझाया कि भाई जो मसल के कॉन्ट्रैक्शन होने का जो मेथड है, जो तरीका है, वो होगा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। यानी कि वी कैन एक्सप्लेन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल विद द हेल्प ऑफ द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बना के दिखाया आपको। फॉलोइंग आर द रैंडम लिस्ट ऑफ रैंडम लिस्ट ऑफ इवेंट्स that occur in neuromuscular junction to trigger muscle contraction। देखिए ये इन्होंने दे दिया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब आपने इसका सही जो है लिस्ट तैयार करनी कि इसमें से पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा, फिर क्या होगा और फिर क्या होगा। ठीक है, तो ये आपने इसका एक सीक्वेंस लगाना है बेटा। ठीक है, तो यही बात आपने समझनी है। बार बार इसी के ऊपर क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन से ये पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो बेटा, ये जहां पर नर्व और मसल्स आपस में मिलती हैं बेटा, उसे हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। ठीक है, जहां पर एक न्यूरॉन एक मसल्स के साथ अटैच होती है उसे हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। अच्छा, अब आपको पता है न्यूरॉन में क्या चल रहा है बेटा? न्यूरॉन में चल रही है इम्पल्स, चल रही है इम्पल्स, तो जानते हैं इम्पल्स चल रही है, एक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में चल रही है ना। ठीक है, चलो वो तो न्यूरॉन में चल रही है, लेकिन आपको पता है अब वो इम्पल्स मसल्स के अंदर भी जानी है, तो डायरेक्ट तो ट्रांसफर नहीं होगी। तो बेटा यहाँ पर जो है साइनेप्स, तो आप जानते हैं ना, यहाँ पर एक साइनेप्स जैसी घटना होने वाली है। साइनेप्स आप जानते हैं न्यूरॉन के बीच में भी हो सकता है और वो न्यूरॉन और मसल्स के बीच में भी हो सकता है। अब जरा आप सुनेंगे हुआ क्या, यही बात समझने की है। तो इम्पल्स चल रही है, न्यूरॉन से इम्पल्स चल रही है, और जब वो इम्पल्स न्यूरॉन के लास्ट एंड तक पहुंच जाती है बेटा,
तो आप जानते हैं ना न्यूरॉन के लास्ट में क्या होते हैं, वो साइनेप्टिक वेसिकल्स होती हैं जिसमें वो क्या भरा होता है, न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन भरा होता है ना बेटा उसके अंदर। तो ये इंपल्स क्या काम करती है, साइनेप्टिक वेसिकल को रप्चर करती है और उसमें से जो है वो एसिटाइलकोलिन को रिलीज कर देती है ना। अब ये एसिटाइलकोलिन आप जानते हैं ना, वो एक साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है, वो दो न्यूरॉन होते हैं उनके बीच में भी होता है, और एक अगर वहां पर कोई मसल्स फाइबर है तो उसके बीच में भी होता है। तो बेटा वो न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है बेटा, वो न्यूरोट्रांसमीटर जो है एसिटाइलकोलिन वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है। और आपको पता है अब जो मसल्स की जो मेम्ब्रेन है सार्कोलेमा, उसके ऊपर क्या होंगे, इस एसिटाइल को लेने के लिए रिसेप्टर होंगे बेटा, वो उसको रिसीव कर लेंगे। और कुछ टी ट्यूब्यूल होते हैं सार्कोलेमा में, कुछ टी ट्यूब्यूल होते हैं बेटा, उसकी हेल्प से वो जो एसिटाइलकोलिन है वो क्या काम करेगा, वो पूरे सार्कोलेमा के ऊपर जो है बेटा क्या होगा, वो उस पूरे सार्कोलेमा के ऊपर फैल जाएगा, ठीक है। और अब ये क्या काम करेगा, अब ये एसिटाइलकोलिन जो है क्या काम करने वाला है, बहुत ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा। अब ये एसिटाइलकोलिन जानते ना मसल्स में वो होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वहां बहुत सारा कैल्शियम भरा रहता है। तो अब ये जो एसिटाइलकोलिन है बेटा, ये वहां से कैल्शियम निकालने को कहता है। कैल्शियम मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए बेटा बहुत जरूरी होता है। जो ये कैल्शियम जानते हैं क्या काम करता है, सबसे पहले कैल्शियम जो है वो जो टोपोनिन ब्लॉक होता है ना, टोपोनिन ब्लॉक होता है उसको हटाता है। चूंकि ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है, इस थ्योरी में बेटा एक्टिन फिलामेंट मायोसाइन के ऊपर स्लाइड करता है, ठीक है। तो खैर स्लाइड तो बात की बात है, पहले तो जहां पर जो है एक्टिन जो है मायोसिन जो है एक्टिन के ऊपर अटैच होगा, उसके ऊपर बेटा टोपोनिन की एक प्रोटीन होती है, तो कैल्शियम सबसे पहले उसको हटाता है। तो इसीलिए कैल्शियम बहुत जरूरी होता है। तो बस बाकी तो ठीक है, जैसे ही टोपोनिन का ब्लॉक हट जाएगा बेटा, तो मायोसिन के पास क्या होता है, एटीपीएस होता है। एटीपीएस जो है एटीपी को तोड़कर एनर्जी देता है, और फिर वहां से क्या होता है बेटा, एक्टिन फिलामेंट जो है मायोसाइन के ऊपर स्लाइड करता है, और बीच बीच में आप जानते हैं क्रॉस ब्रिज बनते रहते हैं जो उसको ऐसे सेंटर की तरफ को लाता है, और इस चक्कर में क्या होता है, जो सार्कोमियर है वो उसकी लेंथ छोटी हो जाती है। जब वो ऐसे छोटी हो जाएगी बेटा, इसी को हम कहते हैं मसल का कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है बेटा। समय सारी कहानी, नहीं समय है तो कोई बात नहीं, यहां देखते हैं। बताओ बेटा पहले कौन सा आएगा, बताओ यहाँ कौन सा आएगा, रिसेप्टर साइट ऑफ सार्कोलेमा, नर्व इंपल्स, रिलीज ऑफ कैल्शियम, न्यूरोट्रांसमीटर। बताओ सबसे पहले यहाँ पे क्या है बेटा। तो सबसे पहले तो बेटा यहाँ पर इंपल्स ही आ रही है ना, सबसे पहले इंपल्स आ रही है, तो सबसे पहले इंपल्स ये, तो यहाँ आएगा बेटा सेकंड, ये यहाँ पर सेकंड आ गई है। सबसे पहले बेटा इंपल्स आ रही है, ठीक है। चलो अभी इंपल्स आ गई है, ठीक है, ये इंपल्स यहाँ पे आ गई है बेटा, ठीक है। अब ये इंपल्स क्या काम करेगी बताओ, वो एसिटाइलकोलिन को निकालेगी ना, साइनेप्टिक वेसिकल से न्यूरोट्रांसमीटर को निकालेगी, जिसको हम एसिटाइलकोलिन कहते हैं। तो बेटा अब यहाँ पर क्या आने वाली है कहीं, ये आ गया एसिटाइलकोलिन, ये तो बेटा अभी यहाँ जाएगा फोर्थ, ये फोर्थ आ गया, ठीक है। चलो अब यहाँ से एसिटाइलकोलिन भी क्या है बेटा, एसिटाइलकोलिन भी यहाँ से निकल चुका है। अब एसिटाइलकोलिन कहाँ आएगा बेटा, वो जो बीच का गैप है उसमें आएगा ना, जिसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। तो है यहाँ पर कहीं साइनेप्टिक क्लेफ्ट है बेटा, यहाँ पर, हाँ ये है साइनेप्टिक क्लेफ्ट, तो बेटा ये यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। आप समझते हैं ना, ये थोड़ा सा टफ है लेकिन यही इंपॉर्टेंट है, ठीक बेटा, सही में आपके थोड़ा सा, ठीक है। चलिए अब वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ गया, ठीक है। जब वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ गया बेटा, फिर वो कहाँ, सार्कोलेमा के ऊपर क्या होंगे, रिसेप्टर होंगे उसको रिसीव करने के लिए, ताकि एसिटाइलकोलिन वहां पर जो है अटैच हो जाएगा। तो है कोई ऐसा ऑप्शन, सार्कोलेमा, हाँ ये आ गया, रिसेप्टर साइट ऑन सार्कोलेमा, तो वो सार्कोलेमा पे अटैच हो जाएगा, और सार्कोलेमा अंदर ही अंदर इन्वेजिनेशन बनाती है बेटा, उसको कहते हैं टी ट्यूब्यूल्स कहते हैं, जिससे बहुत कम टाइम में ये पूरे के पूरे सार्कोलेमा के ऊपर फैल जाता है, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन में इमरजेंसी जरूरत पड़ती है बेटा, ठीक है।
तो बताइए अब क्या आने वाला है यहाँ पर, ठीक है। टी ट्यूबुल है कहीं पर, ये इम्पल्स जो है स्प्रेड ऑफ इम्पल्स ओवर सार्कोलेमा, ठीक है। तो इम्पल्स जो है पूरी सार्कोलेमा के ऊपर फैल जाएगा, तो यहाँ ये आ जाएगा 7th आ गया यहाँ पर, ठीक है। सही में, चलो अब इम्पल्स फैल गई है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इम्पल्स पूरी तरह फैल गई है। ये इम्पल्स क्या करने वाले बेटा, अब ये इम्पल्स जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से कैल्शियम को निकालेगी। सारा खेल यहाँ पर कैल्शियम का ही है, ठीक है। तो बताओ है कहीं कैल्शियम, हाँ ये आ गया। रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो बेटा यहाँ थड़ा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने बीच के इवेंट नहीं दिए, सीधे इन्होंने क्या बताया कि भाई क्या होगा, सार्कोमियर शॉर्ट हो जाएगा। तो ये सार्कोमियर शॉर्ट हो गया, ये सीक्वेंस बन गया। और सार्कोमियर शॉर्ट होने का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, ठीक है। हालांकि इसमें और भी घटनाएं होंगी, वो मैं आपको दूसरे क्वेश्चन में बता दूंगा, ठीक है। चलिए, तो आपने ये ऐसा याद करना पड़ेगा। एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर, ये अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, बताइए क्या होगा। एक्टिन जो थिन फिलामेंट होते हैं, एक्टिन फिलामेंट मूव ओवर मायोसिन, या मायोसिन मूव ओवर एक्टिन, या दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर मूव करते हैं, नन ऑफ द अबव। ये बता दिया आपको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में एक्टिन फिलामेंट मायोसिन के ऊपर अगर स्लाइड करते हैं, तो ये पहला ही ऑप्शन आ गया है। अब स्लाइडिंग को रोकने के लिए वो क्रॉस ब्रिज बनते हैं जो एक्टिन को सेंटर की तरफ को खींचते हैं, याद होगा वो डायग्राम वो ऐसे, ठीक है। और इससे क्या होगा, दो जो जेड लाइन है उनकी बीच की डिस्टेंस, मतलब क्या होगा, सार्कोमेयर की लेंथ कम हो जाएगी और धीरे धीरे आई बैंड बिल्कुल डिसेप्रेट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ आपने याद करना, यहाँ ए बैंड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए बैंड की लेंथ बिल्कुल सेम रहेगी, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ इस क्वेश्चन में बताऊंगा, ठीक है। चलो ठीक। ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर, तो बताओ क्या क्या होगा। एक्स जोन डिसअपियर, ए बैंड वाइड हो जाएगा, आई बैंड रिड्यूस इन विद, ठीक है, विद ऑफ ए बैंड इज अनअफेक्टेड। और बताओ एम लाइन एंड जेड लाइन कम क्लोजर, तो बताओ बेटा क्या होने वाला है, ठीक है। आपने बस यहाँ दो बातें याद करनी, एक तो जो है ए बैंड पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। ए बैंड पर यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और आई बैंड की जो लेंथ है, जो उसकी विड्थ है, वो क्या होगा ना, वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो एक तो ये सही हो गया कि भाई ए बैंड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, एक तो ये सही है। और आई बैंड कम हो जाएगा और धीरे धीरे डिसेप्ट हो जाएगा, तो एक ये हो गया सही, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ सही है। अब फर्स्ट और फोर्थ देखो कहाँ कहाँ आ रहा है, फर्स्ट और फोर्थ, तो फोर्थ तो यहाँ नहीं आ रहा, तो कैंसिल ही हो गया हमारा। फोर्थ यहाँ भी नहीं आ रहा, तो फोर्थ यहाँ के दो तो कैंसिल हो गए हमारे पास, तो क्योंकि फोर्थ तो हमें पक्का पता है भाई कि ये तो होना ही होना है। अब देखते हैं और क्या होने वाला है यहाँ पर। ए बैंड वाइडन, ए बैंड तो वाइडन होने का ही नहीं क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, तो ये भी गलत हो गया। यानी कि जहाँ सेकंड है वो भी हमारा ऑप्शन नहीं बना। सेकंड कहाँ है, सेकंड यहाँ था, तो ये भी रॉन्ग हो गया हमारा, ठीक है। तो हमारा क्या बचा, क्या सही हुआ बेटा हमारा, बताओ। एक्सोन रिसेप्टर हो जाएगा, ठीक है। और तो फिर हमारा ये ऑप्शन, ये हमारा ऑप्शन यही आ गया है, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन ए आ गया है, ठीक है। तो ऐसे भी निकल जाता है कभी कभी, अगर हमें सही नहीं पता तो कोई बात नहीं, अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आंसर अपने आप आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ ए स्टिमुलस सेवरल टाइम ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड स्टिमुलस इज प्रोवाइड टू ए मसल फाइबर, इट विल contact with large force, contact with the smaller force, contact the same force, undergo technique। तो बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, जो हमारा मसल्स फाइबर है ना, वो एक रूल को फॉलो करते हैं, एक रूल को ओबे करते हैं, उसे कहते हैं ऑल और नन लॉ। ऑल और नन, इस बात को जानते क्या है। देखो अगर हमारे मसल्स फाइबर को कांटेक्ट होना है बेटा, तो उसको कम से कम एक मिनिमम स्ट्रेंथ का उसको स्टिमुलस चाहिए ही चाहिए, मतलब उसके बिना वो कांटेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो बेटा इसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। क्या कहते हैं इसको, थ्रेशोल्ड। अब अगर इससे नीचे का स्टिमुलस है तो उसे हम कहते हैं सबलिमिनल कहते हैं उसको, ठीक है। और अगर इसके ऊपर का है तो उसे कहते हैं सुप्रालिमिनल कहते हैं। तो हमारा मसल फाइबर, यहाँ तक के जो नर्व हैं वो भी
ऑल और नन लॉ को फॉलो करते हैं। इसका मतलब क्या है, ध्यान सुनेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर उसको एक थ्रेशोल्ड स्ट्रेस दे दिया गया तो वो उसी पे ही अपने पूरे फोर्स से जो है कांटेक्ट होके दिखाएंगी। बस उन्हें क्या दे दो आप, बस आप उन्हें वो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो दे दो, बस उन्हें और कुछ चाहिए। इसके बाद आप उस स्ट्रेस की जो स्ट्रेंथ है आप कितना भी उसको इंक्रीज कर लो, फिर मसल्स का जो फोर्स है वो ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। मतलब मसल्स पहली बार में ही अपनी पूरी फोर्स से आपको कांटेक्ट होके दिखाएगी। अगर आप स्ट्रेस को ज्यादा करते हैं तो फिर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसका आंसर क्या आया, कॉन्टैक्ट विद द सेम फोर्स। ठीक है, सेम फोर्स, उसके कांटेक्ट होने का फोर्स वही रहेगा। इसी बात को हम कहते हैं ऑल और नन लॉ। ठीक है, ये है सारी कहानी। लास्ट क्वेश्चन डिजीज के ऊपर है, और अच्छा क्वेश्चन बनता है डिजीज के ऊपर। यहां से क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्पेसिफिक डिजीज ऑफ मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम। चलिए देखते हैं। ये है बेटा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये क्या कह रहा है, एज रिलेटेड शॉर्टनिंग ऑफ द मसल्स। ये क्वेश्चन इस बार भी आया, 19 में आया क्वेश्चन। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बेटा मैं आपको बताऊं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक जेनेटिक डिजीज है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या है बेटा, एक जेनेटिक डिजीज होती है। ठीक है, इसका कोई इलाज नहीं है। होता क्या है, ध्यान से मेरी बात सुना। आप जानते हैं ना, अभी हमने बताया एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर आता है सार्कोलेमा पर, और वहां उसको लेने के लिए क्या होता है बेटा, वहां उसको लेने के लिए रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, लेकिन इन रिसेप्टर के बनने के लिए बेटा एक प्रोटीन चाहिए होती है, एक प्रोटीन चाहिए होती है, उसका नाम है डिस्ट्रोफिन। देखो यहाँ पे है ना डिस्ट्रोफिन, तो उस प्रोटीन का नाम है डिस्ट्रोफिन। लेकिन इस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नाम की डिजीज में क्या होता है, वो प्रोटीन नहीं बनती, वो प्रोटीन बनती नहीं। और जब प्रोटीन नहीं बनती तो फिर रिसेप्टर भी नहीं बनेंगे। तो बताइए अब क्या होने वाला है। अब क्या होगा, अब कितना ही एसिटाइलकोलिन बनता रहे, मसल तो उसको रिसीव नहीं करेगी, क्योंकि उसको रिसीव करने वाले रिसेप्टर तो उसके पास नहीं है। तो इस चक्कर में क्या होगा, तो यहां पर क्या होने वाला है, मसल्स धीरे धीरे डीजनरेट हो जाएगी। क्योंकि अगर हमारी मसल ज्यादा काम नहीं करे तो धीरे धीरे वो डीजनरेट हो जाती है, और इससे पैरालिसिस जैसी प्रॉब्लम भी बन सकती है। तो ये एक जेनेटिक बीमारी है, ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो हम रॉन्ग कर देंगे, ये तो गलत हो गया। ऑस्टियोपोरोसिस, डिक्रीज इन बोन मास एंड चांस ऑफ फ्रैक्चर विद एडवांस एज। हाँ बेटा ये ठीक है, ये ठीक है। ठीक है बेटा, ऑस्टियोपोरोसिस एक जनरल टर्म है। अगर हमारी बोन बहुत वीक हो गई हैं, आसानी से इजीली फ्रैक्चर हो जाती हैं, तो इस बीमारी को हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। इस बीमारी की सबसे बड़ी वजह, बहुत सारी वजह हो सकती हैं, तो सबसे बड़ी वजह इसकी होती है विटामिन डी की कमी। विटामिन डी की कमी अगर हमारी बॉडी के अंदर रहती है, विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत जरूरी होता है। तो अगर विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम बॉडी को नहीं मिलेगा। और आप जानते हैं हमारी जो बोन है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो तो कैल्शियम की वजह से है ना। और आपको पता है विटामिन डी कहाँ, जब हम धूप सेकते हैं तो स्किन में विटामिन डी बन सकता है, या फिर बहुत सारी बातें हैं, अगर हमारे खाने पीने में मिल्क की कमी है, एग वगैरह की कमी है, या बहुत सारी बातें ऐसे हमारा खाना पीना सही नहीं है, तो फिर ये ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी हमें हो सकती है। फीमेल में 45 ईयर के बाद जो है एक खास हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, उसे FSH कहते हैं, और उसकी वजह से भी वहाँ कैल्शियम बोन से निकलने लग जाता है। इसलिए एडवांस एज में जाकर ये बहुत कॉमन हो जाता है। तो यही आंसर है। लेकिन एक्चुअली मुझे आपको ये नहीं बताना, मुझे आपको नेक्स्ट डिजीज बतानी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये मिसएस्थीनिया ग्रेविस, ये देखते हैं क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर विच इनहिबिट स्लाइडिंग ऑफ मायोसिन। बेटा मिसएस्थीनिया ग्रेविस जानते क्या है, ये ऑटोइम्यून डिजीज तो है, ये तो बात चलो ठीक है, ये ऑटोइम्यून डिजीज तो है, लेकिन जो आगे बता रहा है ये विच इनहिबिट स्लाइडिंग ऑफ द मायोसिन फिलामेंट, ये बात गलत है बेटा। ठीक है,
तो मिसएस्थीनिया ग्रेविस एक ऑटोइम्यून बीमारी होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें होता क्या है, जो कैल्शियम निकल रहा था ना, कैल्शियम जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो कैल्शियम निकल रहा था बेटा, तो उसकी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है, तो उसकी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है, कैल्शियम निकलने की इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है। और सारा काम अभी हमने देखा यहाँ कैल्शियम का ही रोल है सारा का सारा, जब तक कैल्शियम नहीं था तब तक एसिटाइलकोलिन नहीं आएगा, और जो है वो ट्रोपोनिन ब्लॉक का नहीं हटेगा, और जो है मसल कांटेक्ट नहीं होगी, तो इसमें भी धीरे धीरे मसल्स डीजनरेट हो जाती हैं, पहले थिन होती हैं, फिर धीरे धीरे बिल्कुल गायब हो जाती हैं। तो यहाँ भी पैरालिसिस के चांस होते हैं, बस दोनों में डिफरेंस क्या है, ये जन्म से होती है और ये ऑटोइम्यून बीमारी होती है। ऑटोइम्यून का मतलब क्या होता है, ऑटोइम्यून का मतलब होता है कि हमारी बॉडी ये भूल जाती है कौन सी हमारी अपनी सेल है और कौन सी दूसरे की सेल है, उस चक्कर में वो अपनी सेल को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। गॉट तो आप जानते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैल्शियम, नहीं ये कैल्शियम की वजह से नहीं होता, ये हमने कल ही बताया था आपको, ये होता है यूरिक एसिड। अगर हमारे स्मॉल जॉइंट में यूरिक एसिड ज्यादा बन जाता है तो फिर वहां पर पेनफुल नोडुल्स बन जाती हैं, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा मोमेंट एंड लोकोमोशन का सेकंड पार्ट पूरा हो गया है, इसमें वो कुछ नहीं करना आपने, थोड़ा सा बस आप वो देखना, लैक्टिक एसिड आप जानते हैं, ठीक है, लैक्टिक एसिड बनता है तो फिर वो वहां पर क्या होता है, फैटिक हो जाती है, और उस फैटिक को दूर करने के लिए लीवर के अंदर एक कोरी साइकिल चलता है जिसमें लैक्टिक एसिड को वापस ग्लाइकोजन में चेंज कर दिया जाता है। तो ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय।